नमस्कार। भारतीय संगीत की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम भारतीय संगीत संरचना और वाद्य यंत्र से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हमारा मकसद है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आसान बनाया जाए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। तो हम इसे सिंपल इंग्लिश में एक तरह से मजेदार तरीके से समझेंगे। राग, ताल, स्वरा, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स, घराना सिस्टम, सब कुछ कवर करेंगे ताकि रिवीजन भी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जरूर। देखिए, भारतीय संगीत की जो बुनियाद है वो असल में 3 चीजों पर टिकी है: राग, ताल और स्वर। ताल और स्वर? ठीक है। हाँ। ताल यानी रिदम साइकिल, वो तो समय को नापता है, और राग वो स्वरों का एक बहुत ही खूबसूरत आंक का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये संगीत तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, बहुत पुराना। इसकी जड़ें तो वैदिक काल तक जाती हैं। वैदिक काल तक? और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी तो इसका जिक्र है ना? बिल्कुल है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफाएं हैं, हाँ, भीमबेटका, वहां करीब 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें म्यूजिकल एक्टिविटी दिखाई गई है। 10,000 साल? कमाल है। मतलब कितना पुराना कनेक्शन है। और शायद हड़प्पन सभ्यता में भी इसके कुछ निशान हैं। हाँ बिल्कुल, सबूत मिले हैं। और फिर देखें, समय के साथ ये डेवलप हुआ। आज अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 मेजर ट्रेडिशंस हैं। 2 ट्रेडिशंस? एक तो उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत, हाँ, और दूसरा दक्षिण भारत में कर्नाटिक संगीत। इनके अलावा जाहिर है लोक संगीत और ट्राइबल म्यूजिक के भी ढेरों स्टाइल्स मौजूद हैं भारत में। और वो जो स्रोत में आलाप, जौहर, गत वगैरह का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, वो असल में एक प्रस्तुति के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे आलाप शुरू में होता है, फिर झोर, गत या बंदिश, और आखिर में झाला। ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। समझ गया। अब आते हैं स्वरों पर। संगीत का आधार तो 7 स्वर है ना? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। जी हाँ, इन्हें एक साथ सरगम कहते हैं। ये तो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। बिल्कुल सही कहा। और इसमें खास बात है कि इन 7 स्वरों में सा मतलब षड्ज और पा यानी पंचम, हाँ, ये अचल स्वर कहलाते हैं। इनकी पिच फिक्स्ड रहती है, ये बदलते नहीं। अच्छा, सा और पा फिक्स्ड? जी। बाकी जो 5 स्वर है, रे, गा, मा, धा, नी, ये चल स्वर हैं। मतलब इनके थोड़े नीचे फ्लैट या कोमल रूप भी होते हैं, और थोड़े ऊंचे शार्प या तीव्र वर्जन्स भी होते हैं, जिन्हें विकृत स्वर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, विकृत स्वर। और यही 7 स्वर फिर ऊंचे और नीचे सप्तकों मतलब ऑक्टेव्स में रिपीट होते जाते हैं। इससे पूरी म्यूजिकल रेंज बनती है। ठीक है। तो इन स्वरों और रागों को असलियत में बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वाद्य यंत्र। हाँ बिल्कुल। और भारतीय वाद्य यंत्रों को हम मोटे तौर पे 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 4 कैटेगरीज? हाँ। कौन सी? पहली है सुशीर वाद्य यानी एरोफोन्स, हवा से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपकी बांसुरी हो गई, शंख, हारमोनियम। अच्छा, हवा वाले। हाँ। ठीक है। दूसरी है तत्वाद्य यानी कॉर्डोफोन्स, तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे सितार, वीणा, सारंगी, वायलिन। तार वाले। इनमें पिच कैसे बदलती है? इनमें तार की लंबाई बदलने से सुर यानी पिच बदलती है। कुछ को तो उंगली या मिजराब से छेड़कर बजाते हैं, प्लग्ड जिसे कहते हैं, जैसे सितार या वीणा। हाँ। और कुछ को गज यानी बो से रगड़कर बजाते हैं, जैसे सारंगी या वायलिन। समझ गया, प्लग्ड और बोर्ड। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? तीसरी है घना वाद्य यानी आइडियोफोन्स। ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें टकरा कर बजाते हैं। इनमें कोई चमड़े की परत या मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे मंजीरा या जल तरंग। अच्छा, मंजीरा। ठीक है। और चौथी है आवनाद्य वाद्य यानी मेम्ब्रेनोफोन्स। ये वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर खाल या चमड़ा मढ़ा होता है, जैसे तबला। हाँ, जैसे तबला, मृदंगम, नगारा। इन पर हाथ से या किसी स्टिक से मारकर आवाज पैदा की जाती है। ठीक है। और वो तंबूरा
उसका क्या रोल है? हाँ, तंबूरा बहुत जरूरी है। वो लगातार एक आधार स्वर बनाए रखता है जिसे ड्रोन या श्रुति कहते हैं। ये गाने या बजाने वाले को एक रेफरेंस पॉइंट देता है, सपोर्ट करता है। अच्छा, अब बात करते हैं सीखने सिखाने की। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, बहुत अहम है। और इसी से जुड़ा है घराना सिस्टम। ये क्या है? घराना का मतलब है गाने या बजाने की एक खास स्टाइल, एक अंदाज। ये अक्सर एक ही परिवार में या एक गुरु परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। कम से कम 3 पीढ़ियों तक जब वो स्टाइल चलता है तब उसे घराना मानते हैं। मतलब हर घराने का अपना एक अलग तरीका होता है। बिल्कुल, हर घराने की अपनी पहचान, अपनी खासियत होती है। जैसे किराना घराना का जिक्र आता है जो इमोशनल मूड पर और स्वरों को धीरे धीरे खूबसूरती से एक्सपैंड करने पर जोर देता है। अच्छा, तो ये घराने अपनी क्रिएटिविटी से संगीत में नए पर्सपेक्टिव्स लाते रहते हैं। तो हमने देखा कि भाई भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें कितनी गहरी हैं वैदिक काल तक। इसका स्ट्रक्चर मतलब राग, ताल, सरगम कितना सिस्टमैटिक है। हाँ बिल्कुल। कितने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये घरानों की परंपरा कितनी रिच है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब यही कि ये सब मिलकर भारत की जो शानदार कल्चरल हेरिटेज है उसका एक बहुत अहम अटूट हिस्सा बनता है। हाँ, बात तो सही है। और ये विषय तो इतना गहरा है जिसके अनगिनत पहलू हैं। हर राग, हर ताल, हर घराने की अपनी एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जी। आज का जो कंटेम्प्रेरी इंडियन म्यूजिक है, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या फ्यूजन, वो इन पुरानी क्लासिकल स्ट्रक्चर्स और ट्रेडिशन से कितना जुड़ा है? क्या लगता है, क्या आज भी हमें उसमें राग और ताल के एलिमेंट सुनाई देते हैं? ये सोचने वाली बात है, जरूर इस पे आगे सोचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।